जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और दोस्तों ये सारी जानकारियां जुड़ी हैं आपके वेलफेयर से। तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा फिक्स मेडिकल अलाउंस की। जी हां दोस्तों, कई ऐसे पेंशनर्स हैं जो ईसीएचएस की फैसिलिटी भी नहीं ले रहे और एफएमए का पैसा भी नहीं ले रहे अपनी पेंशन पे 1,000 रुपए। तो ऐसे पेंशनर को करना क्या है, या फिर फैमिली पेंशनर को करना क्या है? जी हां दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे फॉर्म दिखाऊंगा, समझाऊंगा, जिसके बेस पर, जिसके आधार पर आप फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा ले सकेंगे अपनी पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी से। और दोस्तों, ये फॉर्म आप हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक पेंशनर थे, बल्कि एक फैमिली पेंशनर है, जिन्होंने अपील डाली सीपी ग्राम के थ्रू। और दोस्तों रिकॉर्ड से जवाब आया, रिकॉर्ड से कुछ फॉर्म आए, जिसके बेस पर इनको एफएमए का पैसा मिलेगा इनकी पेंशन पे। दोस्तों ये रिटायर हुए थे 1 अप्रैल 2003 से पहले। 2003 से पहले के ये पेंशनर है। पेंशनर पहले ही रिटायर हो गए, पेंशनर की डेथ भी हो गई, पूर्व सैनिक थे, इनकी डेथ हो गई। बाद में इनकी फैमिली पेंशन चली, वाइफ की, स्पाउस की। तो ना ही पेंशनर को एफएमए का पैसा मिला जब वो जीवित थे, ना ही ईसीएचएस की फैसिलिटी मिली। उनके मरने के बाद ना ही वाइफ को एफएमए का पैसा मिला, ना ही ईसीएचएस की फैसिलिटी मिली। यानी दोनों ऑप्शन कोई भी नहीं ले रहा था, ना पेंशनर ना उनकी वाइफ। तो दोस्तों यहां पर उनके बेटे ने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली अपनी मां को एफएमए का पैसा दिलाने के लिए। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने लेटर भेजा है ग्रांट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस, कि कैसे आप एफएमए का पैसा ले सकते हैं। एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। 1 अप्रैल 2003 के बाद जितने भी पेंशन आ रहे हैं पूर्व सैनिक, उनके लिए ईसीएचएस कंपलसरी है। ईसीएचएस की वो फैसिलिटी ले रहे हैं, इस वजह से वो एफएमए का पैसा नहीं ले सकते। जो 1 अप्रैल 2003 से पहले के हैं, उनको दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, या तो ईसीएचएस की फैसिलिटी या फिर एफएमए का पैसा। अगर आप दोनों नहीं ले रहे तो उसमें से आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये फैमिली पेंशनर थे, इनको दोनों में से कोई चीज नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने एफएमए के लिए कंप्लेंट डाली फिक्स मेडिकल अलाउंस के पैसे के लिए। तो दोस्तों यहां पे रिकॉर्ड का जवाब आया कि हम आपको कुछ फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एनेक्सर 1, 2, 3, ये आप भरिए, ये आप भर के दीजिए, तब आपका एफएमए स्टार्ट होगा। तो दोस्तों लिखा क्या है इस पे, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। यू आर एडवाइज टू सबमिट द ऑप्शन फॉर्म एज पर एनेक्सर 1, 2, 3, यानी जो फॉर्म दे रखे हैं वो आप भरिए, stating that you are not availing ECHS facility duly signed from nearest station headquarter। यानी जो ये फॉर्म दिए जा रहे हैं इसमें से कुछ साइन स्टेशन हेडक्वार्टर वेरीफाई करेगा, उसे वेरीफाई करेगा, वो देखेगा कि आप कहीं ECHS की फैसिलिटी तो नहीं ले रहे थे। जी हां दोस्तों, आप ECHS की फैसिलिटी नहीं लेने चाहिए, तभी आपको एफएमए ग्रांट होगा। तो ये फॉर्म इसी टाइप के हैं, आपको प्रूफ दिखाना होगा ये फॉर्म भरकर कि आप ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं ले रहे थे, तब आपको एफएमए का पैसा मिलेगा। तो दोस्तों ये फॉर्म भरने हैं, फॉर्म भरने के बाद या तो ये जिला सैनिक बोर्ड जा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या इस फॉर्म में भरना है। फिर दोस्तों जो नियरेस्ट स्टेशन हेडक्वार्टर है वो भी देख लेगा फॉर्म को, सही से साइन कर देगा उसमें। फिर दोस्तों फिर आगे की तरफ इनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा मिल पाएगा। तो दोस्तों मैं आपको कुछ फॉर्म समझा देता हूं कि कैसे आपको फिल करना है। ये फॉर्म आप मेरे से भी ले सकते हैं, ये सारे फॉर्म मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और जो मेरा फेसबुक पेज का लिंक है उसमें भी डाल दूंगा, वहां से ये फॉर्म आप ले सकते हैं। इफ यू ऑप्ट फॉर ईसीएचएस मेंबरशिप देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस। इसमें दोस्तों एक लास्ट लाइन लिखी हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप ईसीएचएस की मेंबरशिप में है या फिर ईसीएचएस की आपने फैसिलिटी ले रखी है, तो फिर आपको एफएमए नहीं मिलेगा, फिर आप एफएमए के हकदार नहीं होंगे, आपकी पेंशन पे 1,000 रुपए नहीं मिलेंगे। ये साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप ईसीएच की फैसिलिटी ले रहे हैं।
अब दोस्तों फॉर्म है ये, सबसे पहला फॉर्म है एनेक्सर 1, ये भरना पड़ेगा। फॉर्म ऑफ ऑप्शन, यानी दोनों में से आप एक ऑप्शन चूज करेंगे, और फैमिली पेंशनर ने क्या ऑप्शन चूज किया है, एफएमए लेने का। तो दोस्तों आई यहां पे नाम आ जाएगा, हेयर बाय ऑफ फॉर द मेडिकल फैसिलिटी फ्रॉम आर्म फोर्स हॉस्पिटल, यानी दोनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन भरना है। आप नीचे वाला भरेंगे कि आप फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा लेना चाहते हैं, तो ये आप भर देंगे। यहां पे एड्रेस आपका आ जाएगा, पिन नंबर, सिग्नेचर, नेम, सब कुछ आप यहां पे भर देंगे। फिर दोस्तों यहां पे काउंटर साइन होंगे, कमीशन ऑफिसर, ट्रेजरी, पीएसबी, पिंग, ब्रांच, डीपीडीओ, यहां पे दोस्तों वेरिफिकेशन के लिए यहां पे नीचे साइन हो जाएंगे। फिर दोस्तों एक और फॉर्म है, फिर है एनेक्सर 2, फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग टू बी फर्निश्ड बाय पेंशनर टू हिज पीडीए, यानी जो उसकी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है, चाहे वो बैंक हो, सीपीपीसी हो, स्पर्श हो, उनको बताने के लिए कि मैं एफएमए का पैसा लेना चाह रहा हूं और मैंने पहले कभी ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं ली है। तो ये फॉर्म भी उसी के लिए, ये भी आप अपना एड्रेस भरेंगे, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट पिन, सिग्नेचर करेंगे, नेम, पीपीओ नंबर, ये सब आप भरेंगे, और आपकी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है उसका नाम भी यहाँ पे लिखेंगे, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो बैंक या फिर सीपीपीसी हो। इसमें लिखा भी है, आई हेयर बाय डिक्लेयर एंड अंडरटेक दैट आई एम एंटाइटल्ड टू मेडिकल फैसिलिटी इन आर्म फोर्स हॉस्पिटल एमआई रूम बट आई एम रिसाइडिंग इन एरिया वेयर नो सच मेडिकल फैसिलिटी आर अवेलेबल। अगर आप ईसीएच की फैसिलिटी नहीं लेते हैं तब आपको एफएमए का पैसा मिलेगा। अब दोस्तों इसमें से ऐसी बहुत सी कंडीशन है जिसके बेस पर कई पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर ईसीएचएस की फैसिलिटी तो लेते हैं, लेकिन उनके आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं होता, कोई पॉलीक्लिनिक नहीं होता, यानी मेडिकल की कोई भी फैसिलिटी नहीं रहती। तो दोस्तों इसके बेस पर भी आप एफएमए का पैसा ले सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि भले ही हम ईसीएचएस में एनरोल है, लेकिन कोई भी हम सुविधा नहीं ले रहे, हमारे आसपास कोई मेडिकल की सुविधा ही नहीं है, इस वजह से हम एफएमए का पैसा लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आप अंडरटेकिंग का फॉर्म डिक्लेयर करते हैं। ये अंडरटेकिंग का फॉर्म है कि आप ईसीएच की फैसिलिटी किसी भी कंडीशन में नहीं लेना चाहते, हमारे आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हम एफएमए लेना चाहते हैं। तो ये फॉर्म भी आप भर देंगे। फिर एक और फॉर्म है, इंटीमेशन टू चीफ सीडीए पी इलाहाबाद रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ मेडिकल अलाउंस टू पेंशनर, यानी जो चीफ पीसीडीए सीडीए उनको भी बताने के लिए कि हम एफएमए का पैसा लेना चाह रहे हैं। तो नेम ऑफ द पेंशनर, फैमिली पेंशनर, रैंक, पीपीओ नंबर, ये दोस्तों सब इसमें आ जाएगा। मेडिकल अलाउंस का पैसा लेना चाहते हैं, यहाँ पे यस आ जाएगा। वेदर पेंशनर सबमिटेड एंड अंडरटेकिंग, क्या आप अंडरटेकिंग सबमिट कर रहे हैं, यहाँ पे टिक आ जाएगा। मतलब जो जो चीज आप कर रहे हैं वो सब आपको इसमें भरनी पड़ेगी। फिर दोस्तों एक सर्टिफिकेट है, टू हुम इट में कंसर्न नॉन अवेलिंग ऑफ ईसीएचएस फैसिलिटी, यानी आप ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं ले रहे, ये आप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसके बेस पर ये सर्टिफिकेट भी है। इट इज सर्टिफाइड दैट नंबर, यहाँ पे आ जाएगा रैंक, नेम, हु हैज सिंस बीन डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, कब आप डिस्चार्ज हुए, नॉट अवेलिंग ईसीएचएस फैसिलिटी डेट फ्रॉम दिस पॉलीक्लिनिक, यानी आप ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों जितने भी ये फॉर्म है ये सब भरने पड़ेंगे। इस फॉर्म को उठा के आप अपने जिला सैनिक बोर्ड चले जाएंगे, वो आपको सारा गाइड कर देंगे कि आपको आगे क्या करना है। उसके बेस पर आपकी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी द्वारा आपका एफएमए का पैसा भुगतान किया जाएगा आपकी पेंशन पे, 1000 रुपए, चाहे वो पेंशनर हो चाहे फिर वो फैमिली पेंशनर हो। तो इस तरीके से आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आप मेरे से भी ले सकते हैं, आप मेरे से लीजिए फॉर्म, चाहे अपने रिकॉर्ड से लीजिए, आपको मिल जाएगा एफएमए का पैसा कुछ टाइम बाद। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों भारत पेंशनर समाज का एक लेटर है। जैसा आपको पता है भारत पेंशनर समाज जितने भी पेंशनर्स हैं उनके हक में काम करता है, लगातार वो चिट्ठियां देता रहता है। तो ऐसे इन्होंने एक लेटर लिखा है 2 मई 2024 का। अब दोस्तों किसके रिगार्डिंग लिखा है, किसको लिखा है, जरा ये भी समझ लेते हैं। ये इन्होंने लेटर लिखा है सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, फिर सेक्रेटरी को लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और इन्होंने लेटर लिखा है डीओपीपीडब्ल्यू। किसके रिगार्डिंग लिखा है ये भी जान लेते हैं, आपके वेलफेयर से जुड़ा हुआ ये लेटर है। अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ डीएनएस रिलीफ एंड मंथली पेंशन टू पेंशनर ऑफ ऑटोनोमस बॉडी। देखने में यह आया है कि जो डीआर का एरियर है, जो डीआर बढ़ता है हर एक 6-6 महीने बाद, तो कई बार पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी कुछ पेंशनर को डीआर का एरियर दे देती है, कुछ पेंशनर को डीआर का एरियर नहीं देती। यानी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, जैसे 1 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, या फिर 3 महीने का एक साथ हो गया, जो भी आपका डीआर बढ़ता है आगे,
देखने में ये आया है कि जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो आपको डीआर का एरियर देती नहीं है, यानी बहुत लेट कर देती है। तो दोस्तों ये रिक्वेस्ट करी गई है कि जो डीआर का एरियर है वो सही टाइम पे दिया जाए, उसमें लेट लतीफी ना हो, और जो मंथली पेंशन है वो भी आपको मंथ के लास्ट टाइम पे दे दी जाए, जैसा कि आपको मिलती है। यानी अगले महीने वो नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि अप्रैल की पेंशन है वो आपको 25 से 30 अप्रैल के बीच में मिल जाए। ऐसी जो आपकी सितंबर की पेंशन है, कोई से भी महीने की पेंशन है, वो आपको उसी महीने में मिल जाए, लास्ट की डेट में। पेंशन में कोई लेट ना हो, जो डीआर का एरियर है उसमें लेट ना करे पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी। और दोस्तों इसमें कोई चीज लिखी हुई है कि काफी ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ अपनी पेंशन पे डिपेंड है, जो घर का खर्चा चलाते हैं, और उनकी एज भी इतनी है कि जिसकी वजह से वो कहीं वो दूसरी जगह जॉब नहीं कर सकते हैं। उनकी सारी जो भी चीजें हैं वो उनकी पेंशन से चलती हैं। तो पेंशन सही टाइम पे देना, डीआर का एरियर है, जो भी कुछ है वो सही टाइम पे दिया जाना चाहिए पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी द्वारा। तो यही सब चीजें दोस्तों इसमें बता रखी है इस लेटर में कि कोई भी लेट नहीं होना चाहिए पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी द्वारा, ताकि पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स कई ऐसे होते हैं जिनकी एज 85 है, 90 है, 70 से ऊपर है, तो वो ओल्ड कैटेगरी में आते हैं। तो अगर उनको लेट मिलेगा पेंशन या फिर एरियर तो फिर दिक्कत हो सकती है, घर बार के लिए कुछ फाइनेंशियल चीजों में दिक्कत आ सकती है। तो यही सब चीजें बता रखी है कि आप इन चीजों को सुधारें और जो भी पेमेंट है, चाहे वो पेंशन हो, एरियर हो, वो सही टाइम पे दे सके पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी या फिर कोई डिपार्टमेंट। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर का। काफी पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी एज 80 साल से ऊपर है। अब वो कहते हैं कि हमें एडिशनल पेंशन चाहिए, जैसे ही हमारी 79 खत्म हो रही है एज, जैसे ही हमारी 80 स्टार्ट हो रही है, तभी हमें एडिशनल पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। ये काफी पुराना मैटर है, लेकिन पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी कई बार आपको पेमेंट वो दे रही है 80 साल बाद, जब आपकी 80 खत्म हो रही है, 80 स्टार्टिंग पे नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों ये है गवर्नमेंट का ऑर्डर, ऑफिस मेमोरेंडम है। इसमें गवर्नमेंट ने साफ बता दिया कि हम आपको एडिशनल पेंशन देंगे जब आपकी एज 80 साल खत्म होगी, 80 स्टार्टिंग पे हम आपको एडिशनल पेंशन नहीं देंगे। ये गवर्नमेंट यहां पे कहती है। इन्होंने एक एग्जांपल भी दे रखा है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक दो लाइनें समझा देता हूं क्या लिखा है इसमें। इन अकॉर्डेंस विथ सब रूल 6 रूल 44 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 2021, इसके अनुसार आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 80 years of age or above by the retired government servant, certain additional pension or additional compassionate allowance is payable to the retired government servant। यानी जब आपकी एज 80 साल कंप्लीट होगी तभी आपको एडिशनल पेंशन का भुगतान किया जाएगा। और यही सेम रूल फैमिली पेंशनर पे भी लागू होता है। यही बात इसमें लिखी हुई है, जैसा मैं आपको लास्ट लाइन में समझा रहा हूं। एडिशनल फैमिली पेंशन इज पेबल टू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 80 years of age or above of a family pensioner। 80 साल से अगर उम्र है, 80 से ऊपर उम्र है, तभी आपको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट मिल पाएगा। तो गवर्नमेंट यहां पे ये क्लियर करती है। अब एग्जांपल कैसे देती है गवर्नमेंट, ये मैं आपको समझा रहा हूं। दूसरे पैरा में इन्होंने एग्जांपल दे रखा है। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1942, तो इनके 80 साल कब खत्म होंगे, इनको 80 साल कब पूरे होंगे, इनको होंगे 1 अगस्त 2022 को। यानी अगस्त के महीने में ही इनको 80 साल पूरे हो रहे हैं। तो जो इनको अगस्त की पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 20% एक्स्ट्रा एडिशनल पेंशन मिलेगी, बेसिक पेंशन पे इंक्लूड करके। तो एडिशनल पेंशन का लाभ इनको 1 अगस्त से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी मतलब जो अगस्त की पेंशन आएगी वो एडिशनल पेंशन इंक्लूड करके आएगी। तो यहां पे गवर्नमेंट ने बता दिया कि जब आपके 80 साल कंप्लीट होंगे तभी आपको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, ना कि 80 स्टार्टिंग पर। तो यहां पे ये गवर्नमेंट बताती है। लेकिन कई कोर्ट केस हुए हैं, एएफटी में हो गए, सुप्रीम कोर्ट में हो गए, जिसमें पेंशनर ने कहा है कि हमें 80 स्टार्टिंग पे ही एडिशनल पेंशन दी जाए। अब दोस्तों कोर्ट केस है, कई बार डिपार्टमेंट पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी मान लेती है, उसे वो कर देती है, आपको एडिशनल पेंशन दे देती है 80 स्टार्टिंग पे। लेकिन भारत सरकार कहती है कि हम 80 खत्म होने के बाद ही देंगे, चाहे वो पेंशनर हो या फिर फैमिली पेंशनर हो, तभी हम आपको एडिशनल पेंशन देके
जब आपकी 80 उम्र कंप्लीट होगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लेटर है, और ये लेटर है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट का, एनपीसी का। दोस्तों कई बार बैंक या फिर सीपीपीसी जो नॉट पे सर्टिफिकेट बनाता है वो आपको कई बार मूर्ख बनाता है। हम नॉट पे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं अपना बकाया लेने के लिए स्पर्श से, और कई बार नॉट पे सर्टिफिकेट जो सीपीपीसी बनाता है वो कई बार ये वाला बना देता है, टू हुम इट मे कंसर्न। दोस्तों जो ये सर्टिफिकेट बनाता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है स्पर्श पर। स्पर्श को चाहिए पूरा नॉट पे सर्टिफिकेट, यानी उसमें ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट भी चाहिए। दोस्तों एक फैमिली पेंशनर थे जिनको इनहेंस रेट मिलनी चाहिए थी पेंशन, इनहेंस रेट पे 2 साल तक मिलनी चाहिए थी फैमिली पेंशन, लेकिन दोस्तों बीच में ही नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों इनके बेटे ने कंप्लेंट डाली, तो दोस्तों इन्होंने 2 साल का एरियर मांगा इनहेंस रेट पर देने का, कि जो इनको पहले नॉर्मल दे दी गई तो इनको नुकसान हुआ, तो 2 साल का आप नॉट पे सर्टिफिकेट बना के दीजिए एरियर के रूप में। लेकिन दोस्तों जो एसबीआई बैंक ने बना के दिया वो बना के दिया टू हुम इट मे कंसर्न, और इसमें इन्होंने लिखा कि हमने पहले ये पेंशन देते आए, शुरू से हमने पहले ये पेंशन दी, फिर उसके बाद आपकी बेसिक रिवाइज कर दी 14,250 मार्च 2023 में। दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज। यानी सिर्फ इन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है कि हमने पहले पेंशन ये चलाई, उसके बाद आपकी बेसिक रिवाइज कर दी। लेकिन भैया इस सर्टिफिकेट से हम स्पर्श को कैसे बताएंगे कि स्पर्श ये भुगतान करेगा, इतना टोटल अमाउंट है, 2 साल का इतना एरियर है। इस लेटर से तो कुछ क्लैरिफाई नहीं हो रहा, तो इसलिए स्पर्श भी इनको एरियर नहीं देगा, क्योंकि जितने भी सर्कुलर हो गए या फिर जो आपको एरियर लेना है स्पर्श से, वो नॉट पे सर्टिफिकेट के साथ साथ ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट भी चाहिए। तो जो भी बैंक सीपीपीसी नॉट पे सर्टिफिकेट बनाए उसमें वो टोटल अमाउंट लिखे कि इतना एरियर पे करेगा स्पर्श, और उसी की ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट भी हो उतने ही अमाउंट की जो वो लेटर में लिखेगा। लेकिन इस लेटर से कुछ काम नहीं होगा, स्पर्श आपको पे करेगा ही नहीं। तो इसलिए जो भी आप एनपीसी बनवा रहे हैं किसी भी सर्कुलर की, चाहे वो ओआरओपी 2 का एरियर हो, चाहे वो 568 का एरियर हो, किसी भी सर्कुलर का एरियर हो, तो नॉट पे सर्टिफिकेट आप खुद भी सही से चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नॉट पे सर्टिफिकेट के लिए कह रहे हैं और वो बना कुछ और रहे हैं, जिससे कि आपको कुछ आगे पे होगा ही नहीं स्पर्श के द्वारा। क्योंकि स्पर्श को चाहिए नॉट पे सर्टिफिकेट, उसमें अमाउंट मेंशन होना चाहिए जो वो पे करेगा स्पर्श, कि कितना पहले बैंक ने पे कर दिया और अब कितना रह गया, और उसी के साथ ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट भी चाहिए, तभी स्पर्श आपको पे करेगा। अगर आप ऐसे लेटर देकर स्पर्श को दे देते हैं तब स्पर्श को कुछ समझ ही नहीं आएगा, वो आपको पे करेगा ही नहीं। तो इसलिए नॉट पे सर्टिफिकेट एनपीसी बिल्कुल सही होना चाहिए ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट के साथ। तो दोस्तों यही कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर मैं लाता रहता हूं आपके लिए। तो इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा, और जो चैनल है मेरा रक्षित खन्ना उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों मैं यही एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।